अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं चैनल ब्लैक रोज़। व्यूवर्स, इस चैनल के तवस्सुत से हम आपको बताएंगे कि किस तरह भारतीय खुफिया एजेंसियों ने साबक भारतीय वज़ीर आज़म मिसेस इंदिरा गांधी के साम्राज्य या इक़्तिदार को दवाम बख्शने के लिए 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार को अंजाम दिया और भारतीय पंजाब के सिखों के खून की होली खेली। व्यूवर्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ब्लैक रोज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हमारी आज की एपिसोड ऑपरेशन ब्लू स्टार। रेडार स्क्रीन पर सब्ज हीरे की तरह चमकने वाला नुक्ता जो फ्लाइट 182 की सूरत टिमटिमा रहा था, अचानक ही अंधेरों में डूब गया। जहाज़ में सवार 329 मुसाफिर और जहाज़ का अमला 120 मील दूर आयरलैंड के मगरब में समंदर में डूब गया। कैनेडियन एविएशन की तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक जहाज़ के अगले हिस्से में होने वाला धमाका जहाज़ की तबाही का सबब बना। चूँकि यह सिर्फ वाक़याती शहादत से अख़ज़ करता नतीजा था, इसलिए सेफ्टी बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि हमें जहाज़ की तबाही की कोई दूसरी वजह जानने से मुतल्लिक कोई शहादत नहीं मिल सकी। फ़्लाइट नंबर 182 की तबाही से 55 मिनट पहले टोक्यो की नोरिटा एयरपोर्ट की ट्रांजिट बैगेज बिल्डिंग में एक ज़ोरदार धमाका हुआ, जिससे 2 वर्कर्स मौका पर ही मारे गए। धमाका उस सामान में हुआ जो सीपी एयर फ्लाइट नंबर 003 से उतार कर अब एयर इंडिया की फ़्लाइट नंबर 301 में जो बैंकॉक जा रही थी मुंतकिल किया जा रहा था। जापानी माहिरीन पोस्टमार्टम ने बड़ी एहतियात से धमाके वाली जगह से मरने वालों के जिस्मानी आज़ा इकट्ठे किए। लाशों से अभी तक प्लास्टिक और लोहे के टुकड़े चिमटे हुए थे। धमाका हेज़ मवाद एक स्टीरियो टेप में मौजूद था जो एक अटैची केस में बंद थी। जापानी माहिरीन ने टेप का पुर्जा जोड़कर ये हैरत अंगेज़ कामयाबी भी हासिल कर ली कि ये स्टीरियो टेप रिकॉर्डर सानियो कंपनी का FMT116 मॉडल था। सानियो के इस मॉडल की टेप 5 जून को ख़रीदी थी, लेकिन ये ज़्यादा देर उसके पास नहीं रही। इंद्रजीत ने यह स्टीरियो टेप तीसरे गुमनाम सिख को दी थी। ये वही शख्स था जो तलविंदर सिंह और इंद्रजीत सिंह के साथ जंगली इलाके में गया और कार के बाहर खड़ा रहा था और जिसकी पहचान RCMP और CSIS वाले नहीं कर सके थे। 6 नवंबर 1985 को जब इंद्रजीत सिंह को RCMP ने डिंकन से इस वक्त गिरफ्तार किया जब वो अपने काम से छुट्टी करके घर वापस जा रहा था। इस दौरान सिक्योरिटी वालों ने क्रेडिट कार्ड के ज़रिए ख़रीद करदा स्टीरियो टेप की रसीद स्टोर से इंद्रजीत के नाम भेजी गई थी, उसे अपने कब्ज़े में ले लिया। पहले 7 घंटे की तफ्तीश के दौरान इंद्रजीत ने RCMP वालों के हर सवाल का जवाब नफ़ी में दिया। इस दौरान उस पर हर मुमकिना तफ्तीशी हरबा आजमा लिया गया। पहले मरहले पर तो उसने ये बात मानने से ही इनकार कर दिया कि उसने डिंकन के जंगली इलाके में किसी धमाके का तजर्बा किया था, जबकि उसके साथ परमार और एक और गुमनाम सिख भी मौजूद था। इंद्रजीत सिंह ने यह भी मानने से इनकार कर दिया कि वो किसी परमार नाम के आदमी को जानता ही नहीं। उसने ये भी शिकायत की कि उसे RCMP वालों के अंग्रेज़ी लहजे की ठीक से समझ ही नहीं आ रही, लेकिन उसने ये मानने से कभी इनकार नहीं किया कि उसने एक स्टीरियो टेप भी खरीदी थी। इंद्रजीत की तफ्तीश करने वाले RCMP के दोनों कारपोरल डॉग हेंडरसन और ग्लेन ड्राकोल से कोई काम की बात मालूम वो नहीं करवा सके। जिस बात की उन्हें तलाश थी वो इतलात उन्हें इंद्रजीत से नहीं मिल सकीं।
मैं चाहता हूं कि तुम सूरत हाल की संगीनी को मद्देनज़र रख कर मुझे एक एक बात सच बता दो। कुछ छुपाने या मुझे धोखा देने की कोशिश न करना। मुझे इल्म है तुम सच बोलना चाहते हो और मैं भी यहाँ सच सुनने ही आया हूँ। तफ्तीश की इब्तदा ही में हैंडरसन ने उसे खबरदार किया। हैंडरसन, जिसकी ड्यूटी RCMP ने इंद्रजीत की तफ्तीश पर लगाई थी, उसने पहले पहल इंद्रजीत जैसे टेढ़े सिख को बड़ा आसान लिया। उसके बरक्स वैंकोवर के ऑफिसर राकुल का रवैया बिल्कुल उलट था। मिस्टर सिंह, मैं तुम्हारे पीछे बैठा हूँ और मैं सिर्फ ये नोट करूँगा कि तुमने कितने सवालात के गलत जवाबात दिए हैं। तुम्हें अंदाज़ा हो जाएगा कि तुम हमें धोखा नहीं दे सकते। अगर तुम बहुत होशियार हो तो कोशिश करके देख लो, उसने गला फाड़ खाने वाले लहजे में कहा। आधी रात तक दोनों इंद्रजीत से मगजमारी करते रहे, लेकिन वो कोई भी ढंग की बात उसके मुंह से न निकलवा सके। बिल आखिर उन्होंने इंद्रजीत पर एयर इंडिया के जहाज़ की तबाही और टोक्यो एयरपोर्ट पर होने वाले धमाके की कोई जिम्मेदारी डाल दी। इंद्रजीत, मैं भी अपने अकीदे के मुताबिक खुदा की इबादत करने वाला इंसान हूँ, राकुल ने बोलना शुरू किया। मुझे शिद्दत से इस बात का यकीन है कि एयर इंडिया के जहाज़ की तबाही में यकीनन तुम्हारा हाथ भी है और तुम जापान में भी ऐसी ही तबाही लाने जा रहे थे। टोक्यो में होने वाले धमाके में भी तुम मुलव्विस हो और तुमसे कोई वजाहत तलब नहीं कर रहा। मैं सिर्फ तुम्हें मतला कर रहा हूँ कि मेरी सोच ये है कि मैं यहाँ इसलिए मौजूद हूँ कि तुमसे हक़ाइक़ का इकरार करवा सकूँ। हैंडरसन ने फ़ौरन ही राकुल के जारहाना अंदाज पर इंद्रजीत से माजरत कर ली और उसे नरमी से समझाते हुए कहा कि वो उसे सच सच बता दे। इंद्रजीत ने चंद लम्हे के लिए कुछ सोचा, फिर अचानक ही उसने नफ़ी में जवाब दिया, मैंने ये सब नहीं किया। दौरान तफ्तीश हैंडरसन अपने दूसरे साथी को यही बावर करवाता रहा कि इंद्रजीत को इस साजिश का इल्म नहीं था। उसे ये इल्म नहीं था कि उसके साथी एयर इंडिया का जहाज़ तबाह करना चाहते हैं। वो इंद्रजीत से यही उम्मीद कर रहा था कि उसकी मदद से कम वो इस साजिश की तह तक पहुंचने में कामयाब हो जाएंगे। वो इंद्रजीत के बिल्कुल नज़दीक एक और स्टूल पर बैठ गया और अपना मुंह उसके कान के नज़दीक ले जाकर कहा, इन लोगों ने तबाही का एक घरौना मंसूबा तैयार किया था। उन्हें इस सिलसिले में रहनुमाई दरकार थी। वो किसी की मुआवनत चाहते थे। मुमकिन है तुम्हें इस बात का इल्म न रहा हो कि उनके हकीकी अज़ाइम क्या हैं, वो लोग क्या करने जा रहे हैं, लेकिन वो तुम्हारी मदद चाहते थे और तुमने उनकी मदद की। तुमने उनकी मुआवनत की और उनकी मदद करके तुम बेगुनाह लोगों की मौत में मुआवनत के मुरतकब हुए हो। इंद्रजीत चंद लम्हे टिकटिकी बांधे उसकी तरफ देखता रहा। उसने तकरीबन चिल्लाते हुए कहा, मैंने उनकी कोई मदद नहीं की। मैंने मुसाफिरों को कत्ल करने में कोई हिस्सा नहीं लिया। मुझे ऐसे घिनौने कदम उठाने की क्या ज़रूरत थी। जिस वक्त इंद्रजीत की तफ्तीश हो रही थी, ऐन इन लम्हात में RCMP के अफसरान की एक टीम छापा मार पहुंच चुकी थी। उन्होंने इंद्रजीत के घर का कोना कोना छान मारा और वहां धमाका हेज मवाद और बारूद की ट्यूबें बरामद कर लीं। जब इंद्रजीत को उसके मुतालिक बताया गया तो उसने कहा कि पिस्तौलबाजी उसका शौक़ है और मुतलका डायनामाइट भी इसी शौक़ का हिस्सा है। यूं भी इस आइसलैंड में जहां वो रहता है, बारूद की सलाहें अपने पास रखना कुछ ऐसा मायूब भी नहीं समझा जाता। लेकिन वो डिंकन के एक और रिहायशी कैथ स्लेड के इस इल्ज़ाम का कोई जवाब न दे सका जो उसने इंद्रजीत पर लगाया था। स्लेड ने RCMP को बताया कि मई 1985 के आखिरी हफ्ते में इंद्रजीत ने उससे डायनामाइट की 8 सलाहें खरीदी थीं और सैकड़ों की तादाद में धमाका हेज ब्लास्टिंग कप उसके सिवा थे। क्या ये वही डायनामाइट था जिसका इंद्रजीत और उसके साथी परमार ने जंगल में तजर्बा किया था और उनका तीसरा साथी बाहर उनका मुंतज़िर खड़ा रहा। इंद्रजीत सिंह बज़िद था कि 4 जून को उसने धमाका हेज मवाद का कोई तजर्बा नहीं किया। बड़ी रद्दोकद के बाद वो ये बात मानने पर तैयार हुआ कि वो परमार के लिए एक धमाका हेज आला तैयार करने जा रहा था और ये तजर्बा भी इसी सिलसिले की कड़ी थी।
इंद्रजीत ने बताया कि परमार कोई ऐसा धमाका हेज आला तैयार करवाना चाहता था जिसके असरात बड़े तबाहकुन हों, और वो ये हथियार पंजाब में सरगर्म अपने खालिस्तान नवाज गोरिल्लों को भेजने का ख्वाहिशमंद था। परमार कोई ऐसा धमाका हेज आला तैयार करवाना चाहता था जिसकी मदद से किसी पुल, गाड़ी या बिल्डिंग को धमाके से भारत में तबाह किया जा सके और इस धमाका हेज आला को रिमोट के ज़रिए कंट्रोल किया जाए। उसने इंद्रजीत से इसी नौइयत की कोई चीज़ बनाने की ख्वाहिश का इजहार किया था। इस ज़मन में उन लोगों ने बैटरी और गन पाउडर की मदद से तजर्बा करना चाहा, जो नाकाम रहा, और एक मरहले पर जब उसने दो तारों को आपस में मिलाया तो बैटरी भी धमाके से फट गई, जिसकी आवाज़ सिक्योरिटी वालों ने सुन ली। इंद्रजीत ने बताया कि इस नाकाम तजर्बे से परमार झिल्ला उठा और उसने नाराज़गी का इजहार भी किया था। मैंने उसके लिए कोई शय बनाने की हामी भरी।